हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका 4 पीएम के इस आज़ादी स्पेशल शो पर। दोस्तों, भारत की आज़ादी के 75 साल पूर्ण हुए। इस उपलक्ष्य में भारत के सभी नागरिकों को 4 पीएम और न्यूज़ टाइम के सभी व्यूअर्स को हमारी ओर से बहुत-बहुत बधाई, हार्दिक अभिनंदन। किसी भी देश के इतिहास में 75 सालों का जो समय काल होता है, बहुत लंबा तो नहीं होता, पर महत्वपूर्ण ज़रूर होता है। भारत के इस महत्वपूर्ण काल में हमारी बहुत सारी उपलब्धियां रही हैं। उन उपलब्धियों के लिए अगर कोई व्यक्ति जिसे हम कह सकते हैं कि जिसको पुरस्कृत किया जा सकता है, वो भारत का नागरिक है। भारत के 140 करोड़ नागरिक जो अब हैं और लगभग 30-32 करोड़ 1947 में थे, ये सब उनका कमिटमेंट, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, लीडरशिप, टीम बिल्डिंग क्वालिटीज, आगे बढ़ने की प्रेरणा, एक देश को प्रगति के पथ पर ले जाने की प्रेरणा और देश को उन देशों के समकक्ष लाने की प्रेरणा कि गुलाम तो रहे हैं, लेकिन अब आजादी की सांस लेकर अपनी समृद्धि, अपने रास्ते खुद तय करेंगे। दोस्तों, किसी भी देश के लिए आजादी के 75 वर्षों का बहुत महत्व होता है। हमने भी देखा, आपने भी देखा। सबसे पहले उन शहीदों को हमारी ओर से बहुत-बहुत नमन, जिन्होंने अपनी जानें दी, कुर्बानियां दी इस देश की आजादी के लिए, इस देश को नया रास्ता दिखाया, एक नई मशाल दी। इन 75 सालों में खट्टी-मीठी यादें बहुत हैं। उन यादों के अंदर सबसे पहले हमारा संविधान हमें मिला। 75 सालों में लोकतंत्र जिंदा रहा, रियासतें एक साथ आईं। उसके बाद 50 के दशक में भारत में आईआईटीज और शुरुआती के 60s के दशक में आईआईएम्स का आना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का 50s में आना, इसरो का आना और अन्य बहुत सारा जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो इसी दौरान आता है। दोस्तों, एक देश कई स्तंभों पर टिका रहता है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण स्तंभ है वो है भारतवासी, वी द पीपल, बाबा साहब का दिया हुआ वो संविधान जिसके ऊपर आज हम गौरव कर सकते हैं, जिस रास्ते पर चलते हुए हम यहां तक पहुंचे हैं। यहां तक पहुंचने में कठिनाइयां थी, बहुत सारे कांटे थे, लेकिन उन सब को पार करते हुए आज इस 75 वर्षों की यात्रा को फिर से मुड़कर देखने का वक्त आया है। और खास तौर से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से जो कहा और जो ना कहा, जो कहने का सच और जो कहने के पीछे का सच, वही हम आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों, इस विषय के ऊपर आज विशेष रूप से चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विद्वान पैनल मौजूद है। मैं उनका तारुफ आपसे करवाता हूं, हालांकि उन्हें किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, लेकिन एक प्रथा है। मैं अमिताभ श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत करूंगा 4 पीएम के इस प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार सैयद कासिम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। सुशील दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार और बहुत लंबा चौड़ा अनुभव, स्वागत है आपका। आप सबको आजादी के 75 वर्ष कंप्लीट होने पर बहुत बहुत बधाई, आप सबका अभिनंदन। अभिनंदन 140 करोड़ भारतीयों का। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी बातें अनकही भी रह गई। दरअसल शायद वो 2024 की भूमिका बना रहे थे, लेकिन जो बातें उन्होंने नहीं कही, जो शायद जानबूझकर छोड़ दी गई, उनमें से आने वाली जो योजनाएं होती हैं, किसी नई योजना का एक तरह से कोई अनाउंसमेंट का ना होना। दूसरा, सामाजिक और धार्मिक विद्वेष के ऊपर कुछ भी ना कहा जाना। भ्रष्टाचार, दूसरे का वर्णन करना लेकिन अपने को छोड़ देना। किसानों की दुगनी आमदनी के वो वादे जो पूरे होने थे, उसके बारे में कुछ ना कहना। दलितों के ऊपर बढ़ते हुए अत्याचार, उसके बारे में कुछ ना कहचाना। पानी बचाने की बात हो, बिजली बचाने की बात हो, क्या ये किसी संकट की ओर इशारा कर रहा है?
या फिर ये कहा जाए जो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की इसकी उन्होंने बात की, और ओवरऑल जिसे क्या कहते हैं कि 5 प्राण जो उन्होंने दिए, कि अब उन्होंने एक नया नारा दिया, 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का रूपरेखा पेश नहीं की बस, लेकिन साथ में गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने की बात की, विरासत को सुरक्षित रखने की बात की, एकता की बात की, नागरिकों के कर्तव्यों की बात की। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो छूट गई, सरकार के क्या कर्तव्य थे, वो कुछ अनकहा रह गया। मैं सबसे पहले आऊंगा सैयद कासिम साहब आपके पास। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ कहा जो एक प्रधानमंत्री को कहना चाहिए। लाल किले की प्राचीर से जब भी प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं उसका अपने एक महत्व होता है, लेकिन बहुत कुछ अनकहा भी रह गया। सईद कासिम साहब, आज का प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी का संबोधन, क्या ऐसा था जो कहा और क्या ऐसा था जो अनकहा रह गया? स्वागत है आपका, अभिनंदन आपका सईद कासिम साहब। दिलीप जी, बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ। आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने वो कहा जो एक प्रधानमंत्री को कहना चाहिए। यहाँ पे मैं आपसे असहमत हूँ। प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा जो किसी प्रधानमंत्री को कहना चाहिए। जी। प्रधानमंत्री जो कहते थे इससे पूर्व में, वो कहते थे और करते थे। अब जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगस्त 2022 में बुलेट ट्रेन जो है वो अहमदाबाद से निकलेगी, मुंबई जाएगी, दिल्ली से निकल के कहा था प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री ने कहा था किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, ये प्रधानमंत्री ने कहा था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश में कोई गरीब बिना छत के नहीं रहेगा, ये प्रधानमंत्री, ये सब प्रधानमंत्री की बातें हैं। तो आज प्रधानमंत्री मोदी जब लाल किले पे पहुंचे तो उनको अपनी ये सारी बातें याद, तो इन्हीं उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही कि जिसे लगे कि प्रधानमंत्री कोई बात कह रहे हैं। न बुलेट ट्रेन थी, न किसानों की आमदनी थी। कि देखिए ऐसा हुआ है इस देश में कि प्रधानमंत्री ने आज कहा कि सारे इंस्टीट्यूशन, लोगों ने उसको राजनीतिक दल समझ लिया, उसको कांग्रेस समझ लिया, सारे इंस्टीट्यूशन पे परिवारवाद का कब्जा हो गया। तो सीधे सीधे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियन सिस्टम को कहा। उन्होंने कहा उन्होंने कहा है कि भाई सारे जो है इस पे परिवारवाद काबिज हो रहा है। ये कहा प्रधानमंत्री, ये एक बड़ा मंत्र है, बड़ी बात उन्होंने कही है। प्रधानमंत्री ने देश में जो अब 75 साल हुए थे, बड़ी बात थी 75 साल आजादी की हुई, तो ये बताना चाहिए था, जैसा आपने अपने इंट्रो में कहा कि 75 साल में देश ने क्या पाया, क्या क्या देश को मिला। ये आज 75वें साल पे ये तकरीर का अंश होना चाहिए था। शुरुआत होती कि जब देश आजाद हुआ तो हमारे पास ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था। उसके बाद 10 सालों में ये हुआ, 20 सालों में ये हुआ, 30 सालों में ये हुआ, 50 साल में ये हुआ। उसके बाद हम यहाँ तक आए, हम दुनिया से बातें करने लगे, हम चांद पे पहुंच गए। मतलब ये बातें जो थी कि देश कहाँ से कहाँ तक पहुंचा, आईआईटी हुए, आईआईएम हुए, एम्स हुए। हम दुनिया में स्वास्थ्य के मामले में, हम तो दुनिया में हमारा नाम है। हम तो विश्व में के तमाम देश, 50 मुल्क हमारे यहाँ इलाज कराने आते हैं। हमारे इंस्टीट्यूशन, हमारी यूनिवर्सिटियां, जेएनयू, जामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये तमाम ये जो बड़े हैं, तो इनकी बात होती है। बिजली बचाइए, पहले बल्ब बेचा जाए, उसके बाद क्या कहते हैं कहा जाए ये वाले बल्ब खरीद लीजिए, ये लगा। ये प्रधानमंत्री का काम नहीं है। ये इसके लिए विभाग होते हैं, उस विभाग के लोग जो है ये काम करते हैं। प्रधानमंत्री नहीं कहते हैं कि आप जो है अपना वो 100 वाट का बल्ब मत लगाइएगा, आप देखिए ये छोटा वाला खरीदिए, ये देखिए सरकार इसे दे रही। ये प्रधानमंत्री का काम नहीं है। प्रधानमंत्री का जो काम है वो नेहरू ने किया, इंदिरा ने किया, कुछ अटल ने किया, मनमोहन ने किया। ये प्रधानमंत्री के काम थे जो उन्होंने किए। अब तो ये जो हमारे देश में हमने आपने देखा है अब क्या हो रहा है, उपलब्धियों को 30 रुपए के झंडे में बदल दिया गया। झंडे लगाइए, फिर उसके बाद राशन नहीं मिलेगा, झंडे लीजिए, अगर झंडे के पैसे नहीं दीजिएगा राशन में पैसे कटवाइए। ये यहाँ पे पहुंचा गई। 75वें साल के जश्न को झंडा लगाइए, उसका एक नाम दे देंगे अमृत महोत्सव। आप याद कीजिएगा कि देश की आजादी को कितना साल हुआ, 76वां साल शुरू हो गया, 75 साल पूरे हो गए, आदमी कहेगा अमृत महोत्सव। अब ये चीजें जो हैं देश के, अब कैसे जिक्र कैसे हो, जिक्र करने के लिए बताना पड़ेगा कि हम, अच्छा आप चलिए ये मत बताइए देश ने क्या किया, ये तो बता दीजिए हमने क्या क्या बेचा। आप अपनी बिक्री बता दीजिए, ये बता दिया जाएगा देश में क्या था। आसान चीज है। सुशील भाई बैठे हुए हैं, इसमें बहुत अच्छा इनका वो है कि आप ये बता दीजिए, एक लिस्ट जारी कर देते, देखिए साहब ऐसा है देश के 75 साल में हमने पिछले 2 साल 3 साल 5 सालों में ये बेच के इतना पैसा देश को मिला, जिससे देश को हम आगे बढ़ाएंगे। ये बता देता था देश ने इतने काम किए थे। उपलब्धियां बताने की कोई जरूरत नहीं। मुझे लगता है निराश किया प्रधानमंत्री के भाषण ने।
प्रधानमंत्री के भाषण में न चुनावी कोई दृष्टिकोण था, क्योंकि चुनाव के लिए आपको बताना पड़ता कि ये करेंगे। ये करने की जगह पे 20, 22, 21 साल का फिर आपसे मौका ले लिया गया। 21 साल बाद आप जो है विश्व गुरु बन जाएंगे, 21 साल बाद हम दुनिया को आंख दिखा सकेंगे। आज हम ऐसी आंखें दिखा रहे हैं, 21 साल इंतजार कीजिए, उसके बाद आपको हो जाएगा। जैसे हमने पहले 5 साल 7-8 साल इंतजार किया है बुलेट ट्रेन का, तमाम तरक्कियों का, तमाम चीजों का। अब हम 50 किलोमीटर चलने के बाद 130 रुपए हम देते हैं, क्योंकि हम टोल कम होने की जगह हर साल 10 रुपए बढ़ जाता है। ये उपलब्धियां हैं। अब उपलब्धियां हमारी ये हैं कि हम प्रधानमंत्री को अपने भाषण याद करने चाहिए, प्रधानमंत्री को याद करना चाहिए हमने जीएसटी पे कितने अच्छे अच्छे भाषण दिए हैं, हमने आधार के खिलाफ 40 मिनट का कितना खूबसूरत हमारा भाषण है कि कोई सुन लेता तो आधार के करीब न जाता, और उसके बाद उसको आपने लागू किया। तो आप उन उपलब्धियों को बताइए कि भाई ऐसा ये जो स्वच्छ भारत का जो आप टैक्स दे रहे हैं, ये पैसा कहाँ जा रहा है। आज तक हमारे क्या कहते हैं सफाई कर्मी गटर में मर रहे हैं, कहाँ है मशीनें। हम टैक्स दे रहे हैं, वो स्वच्छ भारत टैक्स लगा हुआ है, हमारे कृषि टैक्स लगा हुआ है, सारी चीजें। आज मैं देख रहा था 49 रुपए कट गए, मैं बहुत परेशान हूँ कि किससे कट गए, अब कल बैंक जाऊंगा, बस अब किस चीज के काटे, किसी चीज के काटे होंगे। तो ये कटौती जो चल रही है, इस पे बात होनी चाहिए। ये कहना चाहिए कि देश में हमने आपसे, जनता से ये पैसे लिए। हम कहते हैं आप प्रधानमंत्री केयर फंड का बिल्कुल हिसाब मत दीजिए, मत बताइए हमने कहाँ लगाए हैं, लेकिन ये पैसे तो आपको बताने चाहिए। और 15 अगस्त को 75वें साल के महोत्सव के अवसर पर अगर नहीं बताया जाएगा दिनेश भाई, तो कब बताया। जनता को जानना चाहिए कि हमारे लिए हमारे प्रधानमंत्री दिन रात मेहनत करके हमारे 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए से देश को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस प्रयास के जो वो हैं, उसको सामने आना चाहिए। भविष्य की योजनाएं 21 साल बाद ऐसा होगा, क्या होगा, ये तो जैसा आपने कहा ये तो होना चाहिए, क्या होगा ये पता होना चाहिए देश को। नेहरू कहते थे ये होगा, हो जाता था। इंदिरा कहती थी ये करेंगे, हो जाता था। अटल जी कहते थे, मनमोहन सिंह जैसा खामोश आदमी वो कहते थे, हो जाता था। तो कहने का मकसद ये है कि डॉलर कहाँ जाएगा, देश कहाँ जाएगा, महंगाई कहाँ जाएगी, बेरोजगारी कहाँ जाएगी, 2 करोड़ रोजगार का क्या होगा, इन सब चीजों पे बात न करके प्रधानमंत्री ने निराश किया है। और ये भाषण जो है 75वें साल का कहीं से प्रतीत नहीं होता है दिनेश जी। जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं सैयद साहब आपने। मैं आऊंगा अमिताभ जी आपके पास। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। यही तो हमारे बुजुर्गों ने कहा था। लेकिन 75 साल की उपलब्धियों की बात जो होनी चाहिए थी, जिस संदर्भ में होनी चाहिए थी, जिस परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए थी, जो पुख्ता जमीन हमारे, एक तरह से कहा जाए, हमारे पूर्वजों ने रखी थी, जिसके आधार पर आज हम ये सारी क्रांति देख रहे हैं, समृद्धि भी देख रहे हैं, प्रगति भी देख रहे हैं, उसको तो याद नहीं किया जा रहा है। और आने वाली कोई योजना भी है वो भी मिसिंग है। सीधा यह कह के कि 2047 में हम एक विकसित राष्ट्र बन जाएंगे, आपने 25 साल की मोहलत खरीद ली एक तरह से, कि अब 25 साल तक कोई मुझसे पूछे ना कि मैं क्या कर रहा हूं। ये थोड़ा सा मुझे एक अजीबोगरीब लगा। इसलिए अजीबोगरीब लगा कि दुख इस बात का होता है कि जब मैं अपनी शेल्फ पर देखता हूं तो मुझे देने के लिए दुनिया को कुछ नहीं है। एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसे हम कह सके दुनिया की शेल्फ में जाके इंडियन है। ताइवान के पास सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, अमेरिका के पास टेक्नोलॉजीज हैं, चाइना के पास टेक्नोलॉजीज हैं। हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है। वो रूपरेखा मिसिंग है सारी की सारी। सिर्फ कह देने से कि ये आपके कर्तव्य हैं और आपके सिर पर सारी टोकरी ओढ़ दी गई कि अब आप करेंगे, पर कैसे करेंगे, रूपरेखा, रोड मैप जो आना चाहिए था, पूरा का पूरा मिसिंग है। और कहीं ना कहीं वो जो कृतज्ञता होती है अपने 75 साल के बाकी सभी जो हमारे नागरिक थे या पूर्वज थे, प्रधानमंत्री थे, वो कहीं नजर नहीं आई। अमिताभ जी, हम अपने चक्र को 7 मिनट के आसपास तक सीमित रखेंगे ताकि हम प्रोग्राम को समय पर समाप्त भी कर सकें। धन्यवाद दिनेश जी, इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण दिन पर आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपके सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। जब आप प्रधानमंत्री के भाषण के बारे में बात कर रहे हैं, आज मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, जब मैं सुबह उनका भाषण सुन रहा था तो मुझे तीन चीज़ें याद आई, मतलब 3 बहुत लोकप्रिय। एक उर्दू का शेर है, एक संस्कृत की सूक्ति है और एक हिंदी की कहावत है। जी। मैं उन तीनों को कंटेक्स्ट के साथ शेयर करता हूँ आपसे। उर्दू का शेर जो है वो गालिब का शेर है, ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब,
तुझे हम वली समझते जो न बादा खार होता। जी। तो ये मैंने क्यों कहा कि साहब मोदी जी ने बातें तो बहुत उम्दा की। भाई देखिए, बातें करने में उनका कोई सानी नहीं है फिलहाल। वो मतलब जिस तरीके से वो बात करते हैं, तो अभी फिलहाल उनके जैसा भाषणवीर तो कोई है नहीं, है ना। तो उन्होंने जितनी अच्छी अच्छी बातें की कि साहब जो आपने पंच प्रण गिनाए उनके, जिसमें वो सारी बातें यही हैं जो आपने खुद ही कहा कि भाई अंततः सारी जिम्मेदारी जनता पर डाल दी गई है कि भाई आपको विकसित भारत बनाना है, आपको मतलब विरासत की रक्षा करनी है, आपको एकजुटता रखनी है, आपको नागरिक के कर्तव्य निभाने हैं, और आपको जो है गुलामी की जो भावना है उससे मुक्त होना, पूरा पूरा जो अंश है उससे आपको मुक्त होना है। तो वे तो मैंने गालिब की बात इसलिए कही क्योंकि गालिब का ये जो शेर है इसका मतलब कुछ यूं है कि भाई अगर आप गालिब साहब जो व्यंग में कह रहे हैं कि मसाइले तसव्वुफ यानी कि आध्यात्मिकता की बात, और तुम कर रहे हो गालिब जो कि शराबी हो, अगर शराबी नहीं होते तो हम तुमको संत मानते, है ना। तो ये जो बात जो व्यंग है वो आज का भाषण सुनते वक्त मुझे याद आ रहा था। दूसरी जो बात मैंने कही संस्कृत वाली, संस्कृत की एक सूक्ति है, वचने का दरिद्रता, यानी बोलने में क्या जाता है, बोलने में कैसी कंजूसी है ना। और तीसरी हिंदी की कहावत है जो बहुत लोकप्रिय कहावत है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरण ते नर न घनेरे। तो ये तीनों चीजें मुझे आज मोदी जी का भाषण सुनते हुए याद, ये तीनों मतलब जो बातें हैं वो मुझे याद आती रही। और क्यों आती रही ये मैं बताता हूँ। मोदी जी ने अपने भाषण की शुरुआत जहां से की वहां उन्होंने मतलब सबसे मार्के की बात जो मुझे लगी शुरुआत में ही कि जब उन्होंने याद करना शुरू किया आज़ादी से जुड़े लोगों को या 75 साल की जो हस्तियां हैं या आज़ादी के संघर्ष में जो लोग शामिल रहे, तो उसमें उन्होंने महात्मा गांधी के समकक्ष लाके खड़ा कर दिया सावरकर को। पहली पंक्ति में सावरकर याद किए गए और नेहरू तो छोड़िए, पटेल का नंबर भी उनके बाद आया जी। पटेल का और नेहरू का जिक्र जो है वो मतलब दूसरी या तीसरी लाइन में आता है। तो एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट शिफ्ट है कि सावरकर की को लेकर के जो डिबेट चल रही है और उनको किस तरीके से लेजिटिमाइज किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से कि वो कैसे वो फ्रीडम फाइटर के तौर पर शामिल किए जाएं। मतलब जो हिंदुस्तान का एक 75 साल का इतिहास है, आज़ाद हिंदुस्तान का, और उसके बनने में जिन लोगों का योगदान रहा है उसमें सावरकर को कैसे शामिल कराया जाए, जबकि उनके बारे में तमाम तरह की बातें हैं कि वो अंग्रेजों से लड़ाई करने के बजाय वो माफीनामे लिख रहे थे। गांधी और सावरकर को एक लाइन में खड़ा कर देना जो है एक तरीके से आप एक तरफ तो बापू के सपनों की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ सावरकर को उनके साथ इक्वेट कर रहे हैं, तो ये एक किस्म की डायकोटॉमी है, ये एक किस्म का विरोधाभास है और ये एक किस्म की शरारत भी है। ये किस्म की, ये आपकी नीयत को दिखाता है कि आप कहाँ ले जाना चाहते हैं चीज़ों को। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट जो स्ट्राइक करी, जो उन्होंने एक बात कही कि साहब हमारे जो स्वभाव है, जो हमारा मतलब बोलचाल है, व्यवहार है, उसमें विकृति आ गई है। और उन्होंने कहा कि साहब ये जो स्त्रियों को लेकर के जो हमारा मामला है रोजमर्रा का, जो हम बातचीत करते हैं जिस तरीके से स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में जो नारी को अपमानित करने वाली जो हमारी हर बात है, उससे हमको मुक्ति का संकल्प लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है और इस बात का सम्मान होना चाहिए। लेकिन ये बात कह कौन रहा है? प्रधानमंत्री जी ये किससे कह रहे हैं कि हमको मुक्त होना चाहिए? जिस व्यक्ति ने खुद सार्वजनिक मंचों से 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए हैं स्त्रियों के लिए, वो कह रहा है कि भाई आप संकल्प लीजिए। अच्छा तो होता अगर हम मानते कि भाई, अगर मोदी जी कहते कि भाई अगर मुझसे भी कभी इस तरह की गलती हुई है सार्वजनिक जीवन में तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि भाई मतलब अपने कहे पर भी शर्मिंदा हूं, मैं देश से, पूरे देश से माफी मांगता हूं और मैं देशवासियों से अपील करता हूं कि वे स्त्रियों का सम्मान करना करें और कम से कम अगले, यानी जब हम 100 साल के हो जाएं आजाद हिंदुस्तान, तो ये सब चीजें खत्म हो जाएं। ये बहुत अच्छा होता अगर वो ऐसा करते, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। तो इसलिए मैंने शुरू में बात कही कि तुझे हम वली समझते जो ना बादा खार होता, क्योंकि वो जो कह रहे हैं दरअसल वो कथनी और करने का अंतर जो है वो उनकी खुद की बातचीत से, उनके खुद के व्यवहार से स्पष्ट हो रहा है कि आप कह तो रहे हैं दूसरों के लिए आपने बड़े अच्छे अच्छे नियम बना दिए कि आप स्त्री का सम्मान कीजिए, आप विरासत का सम्मान कीजिए। आप कह रहे हैं कि हमें सैकड़ों सालों की गुलामी से आजादी मिली, और उसको सैकड़ों सालों की गुलामी का क्या अर्थ है? आप अगर उसकी ध्वनि पकड़ने की कोशिश करें तो सिर्फ अंग्रेजों तक लड़ाई को नहीं ले जाना चाहते हैं, वो ले जाना चाहते हैं मुगलों तक, जो कि हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं लगातार कि उससे भी पहले मुसलमानों तक, 800-900 एडी से 1200 साल। तो वो जो चीज है वो, और उसके बहाने वो कहां हिट करना चाहते हैं हम सब जानते हैं। जब आप देशवासियों को संदेश दे रहे हैं एकता और एकजुटता का, विरासत को गर्व करने का, तो
आपको ये देखना चाहिए कि भाई विरासत जो हमारी विरासत है, हमारी विरासत तो साझी विरासत है, हमारी विरासत कौमी यकजहती की विरासत है, हमारी विरासत जो है वो गंगा जमुनी विरासत है। उसको नष्ट कौन कर रहा है? उसको आप ही के गोल के लोग नष्ट कर रहे हैं ना। जो आप जिन लोगों को आपने खुली छूट दे रखी है वो लोग नष्ट कर रहे हैं। जब मैंने अभी स्त्री वाली बात कर रहा था उनकी, तो मैंने ये भी सोचा जब सुबह उनका भाषण सुन रहा था कि अगर मान लीजिए मोदी जी जो कह रहे हैं कि साहब हम अपने व्यवहार में परिवर्तन ले आए और क्या हम इससे मुक्ति का संकल्प ले लें, तो जो उनका आईटी सेल है, यानी बीजेपी का जो आईटी सेल है, जो हर बात पे किसी ना किसी में जो आदमी, जो भी महिला पत्रकार हो, चित्रकार हो, फिल्मकार हो, लेखिका हो, है ना, वो अगर उनसे असहमत है तो वो उसके पीछे किस तरह से पड़ जाते हैं। कोई अभिनेत्री हो, है ना, किस तरह से उसका मान मर्दन करते हैं, कैसे खराब ढंग से ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर हम उनके बारे में कमेंट्स देखते हैं। तो वो उनको पहले आप संस्कारित कीजिए, पहले आप उनको सिखाइए कि नहीं आपको कैसे पब्लिक लाइफ में बिहेव करना है। देशवासियों से आप कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। आपने अभी कसीम साहब ने जो बात कही कि साहब 15 अगस्त को पहले भी वो बहुत सारी बातें कह चुके हैं, बिल्कुल सही बात है। आपने मकानों का वादा किया था, आपने और तमाम जो बातें कही थी कि साहब किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, वो सब कुछ नहीं हुआ। तो हर साल आकर के आप एक स्पेक्टिकल क्रिएट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि भाई आपने एक दृश्य बहुत सुंदर बना दिया, बहुत बढ़िया, नैनाभिराम है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। आप यहाँ से लेके वाघा बॉर्डर तक इस समय जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ बहुत अच्छा है। और वो जिसको हम अंग्रेजी में पॉप पेट्रियोटिज्म कहते हैं, यानी जिसमें एक पूरा का पूरा ऐसा जलवा दिखता है आपको कि हाँ भाई आदमी झूमने लगता है। अब वहां पर आप कोई भी गाना बजाइए, आदमी उस वक्त झूमेगा, क्योंकि हाँ उस वक्त जो है वो मतलब ये देश है वीर जवानों का चल रहा है। तो वो जो चीज है वो ठीक है, लेकिन क्या वो एसेंस जिसको हम देशभक्ति की कहते हैं, जो गांधी की बात है, आप अगर गांधी की बात करते हैं तो कृपया गांधी की सादगी की बात कीजिए। गांधी ने जिस तरह से अपने आप को इस देश की जरूरतों के हिसाब से ढाला, जब वो आए बाहर से, और जब गोखले के सलाह पर उन्होंने देश घूमना शुरू किया तो उनका सूट भी उतर गया, पगड़ी अंगरखा सब उतर गया, वो एक धोती में आ गए। तो वो जो चीज थी, अगर उस सादगी को, उस मतलब बड़प्पन को, और गांधी ने तो तमाम धाराओं को एसिमिलेट किया अपने आप में। वो तो रघुपति राघव राजा राम सबको सन्मति दे भगवान कहते थे। आप सबकी बात कर रहे हैं क्या? आप सिर्फ नारों में कहते हैं हाँ सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। ये जो चीजें हैं, जब तक सरकार के लेवल पर और सरकार के जो चेहरे हैं, जो उसके मुखिया हैं, वो कहीं भी हों, देश में हो, प्रदेश में हो, अगर उनके स्तर से ये चीजें जनता में नहीं जाएंगे कि हाँ भाई हम क्या चाहते हैं, तो फिर कैसे होगा? आप कह रहे हैं कि साहब विरासत की बात है, आप कह रहे हैं कि कैसे देश, आपके मंत्री जो है वो देश के गद्दारों को डैश डैश करते हैं, गोली मारो डैश डैश। तो ये जब आपके मंत्री हैं, आप उन पर लगाम लगाइए। जो लोग जो है रामजादे वर्सेस डैश डैश कर रहे थे, आप उन पर लगाम लगाइए। आप तो ये जब तक नहीं होगा तब तक ये सारी बातें केवल बातें रह जाएंगी। मतलब बातें हैं, बातों का क्या, वही बात है। मैं कुल मिलाकर के इसीलिए मैंने कहा शुरू में कि वो तुझे हम वली समझते जो ना बाजा खार होता। क्यों? क्योंकि आप बात तो कर रहे हैं, लेकिन बात में तत्व तब तक नहीं आएगा जब तक जो है वो अमल में नहीं आएगी। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए भाई कि कथनी करने में मंतर नहीं होना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कही। मैं आता हूं सुशील जी आपके पास। किसी भी देश की प्रगति तभी संभव होती है जब उस देश में शांति हो, सामंजस्य हो, सौहार्द हो। देश में बिगड़ता हुआ सामाजिक और धार्मिक सौहार्द ये किसी की नजर से छुपा हुआ नहीं है। जब देश में हर कोने में अशांति हो और उसके बाद फिर प्रगति की बात होती है तो थोड़ी सी बेमानी लगती है। प्रधानमंत्री जी ने दलितों पर बढ़ते हुए अत्याचार, नारी के ऊपर बढ़ते हुए अत्याचार, समाज में बढ़ते हुए सामाजिक और धार्मिक विद्वेष पर एक शब्द भी नहीं कहा देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा एबरेशन है। एक जिस देश के अंदर अशांति है, जिस देश में जगह जगह लोग संशय में हैं, वह प्रगति की बात होती ही नहीं है। ये बहुत बड़ा मिसिंग पॉइंट था जो मुझे भी महसूस हुआ। सुशील जी आपकी नजर से। सर्वप्रथम तो मैं दिनेश जी 4 PM के माध्यम से पूरे देश को स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ की मुबारकबाद पेश करूंगा, बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा, लख लख बधाइयां दूंगा और कांग्रेचुलेशन दूंगा।
मैं 82 मिनट का भाषण तो मैंने नहीं सुना डिजाइनर, देश के आदरणीय डिजाइनर प्रधानमंत्री जी का, लेकिन मैंने कुछ कुछ पॉइंट सुने, फिर कुछ कुछ हमारे पास जब आपने कहा तो मैंने कुछ देखा समझा। मैं अपने कासिम जी की कुछ बातों से मुझे हंसी भी आई, वो जीएसटी और आधार को लेके उनसे सहमत होते हुए, और अमिताभ जी ने कुछ गहरी बातें कही। आज स्वतंत्रता दिवस पे प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता दिवस मन गया, विभाजन की विभीषिका दिवस भी मन गया, और आजादी का अमृत कलश दिवस भी, सब कुछ मन गया। तो क्या कल से भारत, हिंदुस्तान, इंडिया में से कोई एक नाम हो जाएगा क्या? क्या हम हिंदुस्तानी होंगे, हम भारतीय होंगे, या हम इंडियन होंगे? हम क्या होंगे? क्या कल से संसद में सवाल उठेगा कि राष्ट्रपति है कि राष्ट्रपत्नी है? क्या सवाल उठना बंद हो जाएगा कल से संसद में? और संसद में वो भी विपक्ष का प्रमुख कहेगा, क्या ये सवाल बंद हो जाएगा कल से? कल से क्या प्रधानमंत्री जी कहेंगे 1000 नोट चालू कर रहे हैं जो तुमने बेवजह बंद कर दिया है? कल से क्या 2000 नोट जो गायब हो चुके हैं कल से चालू होना, मिलना शुरू हो जाएंगे, जो बेवजह चले गए हैं? कल से क्या पूजा सिंघल आईएएस खनिज सचिव 200 करोड़ की रकम को धर्मार्थ खाते में दे देगी? कल से क्या पार्थ चटर्जी 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड पर रखी हुई रकम को क्या धर्मार्थ खाते में, 4PM के खाते में डाल देगा? कल से क्या राह चलता आदमी नल का पानी बंद करना, पानी को देख के, बलते पानी को देख के उसको बंद करना शुरू कर देगा प्रधानमंत्री के आह्वान पर? कल से क्या बिजली की चोरी और मीटर स्लो करने का प्रवृत्ति छूट जाएगी? कल से क्या टीटी को 200-500 रुपए देकर बर्फ खरीदना बंद हो जाएगा? कल हम जब थाने में जाएंगे, दिनेश जी, आज स्वतंत्रता दिवस है लेकिन हम अपने आप को आजाद महसूस नहीं करते। आप थाने में चले जाइए, देखते हैं आप कितने अपने आप को आजाद महसूस करते हैं। आप नगर निगम एलडीए के दफ्तर में चले जाइए, देखते हैं आप कितने अपने आप को आजाद महसूस करते हैं। आप खेत की मेड़ कटवाने लेखपाल के पास चले जाइए, कानून गो के पास चले जाइए, देखते हैं हम आपको कितना अपने आप को आप आजाद महसूस करते हैं। काहे की आजादी दिनेश जी? लखनऊ में 6 दिन पहले एक मां ने अपने 2 अबोध बच्चों के साथ रेलवे लाइन पर कट के आत्महत्या कर ली, भूख से मर के। कोरोना में उसका आदमी बेकार हो गया था। दिनेश जी अभी जालौर में 6 दिन पहले दलित, आप दलित, कितनी बड़ी घटना। दिनेश जी हम लोग संविधान की बात करते हैं, नियम कानून, कुछ चीजें ऐसी होती है चौराहे पर, भरे चौराहे पर कानून का उल्लंघन कर, एक 13 साल के बच्चे को, इंद्र मेघवाल को, एक सवाल टीचर ने, अब कहते मटका पानी पीने पे इतना मारा है, उसके मारते वीडियो मेरे पास है, उसका डांस करते हुए क्लास में वीडियो मेरे पास है। दुखद है, कमाल बहुत है। दुखद है। मतलब हमने उस पर ट्वीट किया, बहुत उस पर बड़ा मामला हुआ है, और उस पर किसी की कोई निगाह नहीं है। क्या हम इस पे आजाद हैं? 75 साल बाद क्या हम आज भी इस सोच को रखते हैं कि हमारा देश का प्रेसिडेंट, हमारा देश का राष्ट्राध्यक्ष दलित है? हम इस पे अपने आप को बड़ी खुशी मानते हैं। आज हम इस बात पे बड़े खुश होते हैं कि आदिवासी महिला हमारी देश की राष्ट्राध्यक्ष है। राष्ट्राध्यक्ष को हम आदिवासी दलित में लेके चलते हैं। ये सोच का हिंदुस्तान, ये सोच का हिंदुस्तान, हाँ आजाद हो गए, हम मानसिक गुलाम आज भी हैं। हम गुलाम है आदिवासी के, हम गुलाम है दलित के, हम गुलाम है सवर्ण के, हम गुलाम है बैकवर्ड के, हम गुलाम है मुसलमान, सब गुलामी तो है। ये गुलामी नहीं तो क्या है? 16 रुपए का बिकने वाला झंडा, अनुपातिक 3x2 वाला झंडा आज 120 रुपए में बिका है। ये गुलामी नहीं तो क्या है? और ये क्या है? ये जो हमें आज बड़ा कष्ट हुआ। अभी अमिताभ जी ने कहा, अमिताभ जी आपकी बात बिल्कुल सच है, वो जर्सी गाय। पीएम ने एक बार एक कार्यक्रम में कहा था कि जो विधवा पेंशन बढ़ती है, तो कांग्रेस की कौन सी विधवा है जो पेंशन लेती है? किसको कहा था? जर्सी गाय और गर्लफ्रेंड तो खैर कहा। आज पीएम के संबोधन की शुरुआत बता रहा हूं अमिताभ जी, हमने सुना, हो सकता मैं गलत हूं, अंबेडकर जी, पटेल जी और सावरकर जी, आजादी में इनका योगदान है। एक प्रधानमंत्री लेवल का आदमी इतनी हल्की सोच अगर रखे तो देश को गुलाम, देश आजाद कहां से है? IIM, IIT, भागड़ा, देश को विकासशील देश बनाने में प्रधानमंत्री नेहरू का हाथ है। दुनिया जानती है, वर्ल्ड जानता है, और हम उनका नाम ही, अरे भाई मैं इसलिए थोड़ी नाम ले रहा हूं, वो कांग्रेस के थे प्रधानमंत्री, कांग्रेस, बीजेपी और सुशील जी,
1 दशक से ज्यादा जेल में रहे हैं वो पहले, और सब कुछ है। जो योगदान बिल्कुल नकार दिया गया देखा जाए। नहीं उनका, हम अपने अरे हमारे पास 12-13 प्रधानमंत्री तो कोई 100-200 तो हुए नहीं है। हमारे 82 मिनट के भाषण में अगर अमिताभ जी, अगर हमारे पास 200-250 प्रधानमंत्री तो नहीं हुए ना, अब 12-13 तो हुए। नाम अटल जी, देवगौड़ा जी, गुजराल जी, वो आपके अरे इंदिरा जी, राजीव जी, चंद्रशेखर जी, यही सब तो हुए ना, और नेहरू जी, एक आध दो और होंगे, मैं शायद विस्मत कर रहा हूं। तो इसके आप इतने नामों में नेहरू जी का नाम इसलिए नहीं ले रहे कि वो राजनाथ जी कह रहे हैं कि नेहरू जी के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता है, आपका देश का सबसे सीनियर लीडर आज की तारीख में, और आप योगदान में सावरकर को ला रहे हैं। और ये बात सही कही आपने अमिताभ जी, सावरकर और गोडसे की तैयारी शुरू हो रही है। हम आजाद 82 मिनट के उसमें हम अपने 12-13 प्रधानमंत्रियों का नाम नहीं ले सकते हैं जिन्होंने विकास अच्छा किया। कैसा किया विकास? तो किया। हम आज भी मानसिकता को लिए हुए कि ये प्रधानमंत्री कांग्रेस का है, ये प्रधानमंत्री जनता दल का है, ये प्रधानमंत्री निर्दलीय है, इंद्र कुमार गुजराल हल्का प्रधानमंत्री है। क्या मतलब, क्या मतलब? आज हम ये कह सकते हैं, आज क्या हम ये कह सकते हैं कि हम इवेंट बना देते हैं। हम काशी विश्वनाथ में जाते हैं तो वहां पर कोई धार्मिक हमारा पूज्य नहीं होता है। हम बाहुबलिक तरीके से चलते हैं, हम धर्म को इवेंट बना देते हैं। हम राम मंदिर में जाते हैं शिलान्यास करने तो हमारे चारों शंकराचार्य में से कोई हमारे पूज्य शंकराचार्य नहीं होते हैं, हम उसको इवेंट बना देते हैं। हम योगी जी जो संत हैं, आदरणीय योगी जी, उनका नाम इतना रखते हैं, हम मोहन भागवत जी का नाम इतना रखते हैं पत्थर पे। आज हमने ये आजादी का, और आज हमने तिरंगा, हम तो सवाल पूछना चाहते हैं 4 PM से आदरणीय दिनेश जी, कि आज हमने तिरंगा लहराया है कि राष्ट्र ध्वज लहराया है? आज के दिन लहराया क्या जाता है, यही हम नहीं तय कर पा रहे कि हम तिरंगा लहरा रहे हैं कि हम राष्ट्र ध्वज लहरा रहे हैं। अगर राष्ट्र ध्वज लहरा रहे हैं तो उसके बड़े नियम कानून होते हैं, और तिरंगा लहरा रहे हैं तो तिरंगा तो एक नॉर्मल जैसे और रंग होते हैं, ये भी रंग है। तिरंगे का मतलब जब तक उसमें चक्र हुआ कि एक राष्ट्र, हमारा तिरंगा, जैसे हम 3 देश का नाम लेते हैं कि वो भारत भी है, हिंदुस्तानी, तिरंगा मतलब नहीं, तिरंगा मतलब राष्ट्र, हमारा राष्ट्र का ध्वज है। हमारी संविधान, दिनेश जी, संविधान और राष्ट्र ध्वज से बड़ा कुछ नहीं होता। अभी आपने कहा दिनेश जी कि आपके पास क्या है, चीन के पास फला, अमेरिका के पास फला, मेरे पास है, मेरे पास कला है। गुरु नानक जी, कबीर जी और वैद्यनाथ जी एक साथ बैठ के मंत्रणा किए थे, ये कहने की मेरे पास कला है। मेरे पास नाली से गैस निकाल के इंजीनियरिंग वो करके वो गैस भरने की कला है मेरे पास। मेरे पास पकौड़े से एक बेरोजगार एक पढ़ा लिखा PhD किया हुआ आदमी को हमें पकौड़े से अरबपति बनवाने की कला है हमारे पास। हमारे पास 8,000 का जहाज लेके चलने की कला है मेरे पास। हमारे पास कई हजार करोड़ का महल बनवाने की सेंट्रल विस्टा कला है मेरे पास। हमारे पास कई 100 करोड़ की मूर्ति बनवाने की कला है मेरे पास। हमारे पास कई 100 करोड़ के मंदिरों को बनवाने की कला है मेरे पास। लेकिन हमारे पास रेलवे लाइन किनारे जो लाखों घर पन्नियों में रहते हैं, रेलवे, प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि सही कहा उन्होंने, मैंने सबको घर दे दिया। कुछ ना करिए, हमारे कासिम भाई को लीजिए, अमिताभ जी को लीजिए और दिनेश जी चलिए रेलवे लाइन के किनारे, अरे 100 किलोमीटर चल लीजिए, देखिए कितने घर पन्नी और टट्टर में रह रहे हैं, और बाकायदा घर रह रहे हैं, बच्चे, परिवार, बीवी रह रहे हैं। ये नहीं कोई पागल रह रहा हो या कोई। सुशील भाई आपको रोक के कह रहा हूँ, बहुखंडी के सामने नैमिषराय के जो नई बिल्डिंग बनाई गई है, बहुखंडी क्या कहते हैं, उसके किनारे पूरा आज देखा है मैंने, आज देखा है कि पूरा कम से कम 70 मकान जो है झुग्गियों के, और इसके सामने ये जो नई वाली बिल्डिंग बनाई गई नैमिषराय वासी में, आज देखिएगा आपको दिखाई देगा कि किस तरह से वहां पे लोग रह रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात। मैंने दिनेश जी लिखा था, 1 मिनट बाद कह के खत्म करता हूं मैं समय में भी, जिस देश में आजादी के 75 साल बाद भी हमारे दिमाग में दाढ़ी नोचना और वो जो भी कुछ नारे अमिताभ जी ने बताए वो भरा, उस पर हम उस बेस पे पॉलिटिक्स कर रहे हो, जिस देश में आज भी शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री नहीं है, लाख हम बात कर लें, हम कई लाख, हमारे आदरणीय मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री, हमें गर्व है इस बात का, लेकिन हमें उनपे भी गर्व है जो कई लाख करोड़ लेके विदेश में बैठे हुए हैं, कई लाख करोड़ लेके विदेश में बैठे हुए हैं, और 50 और 10 करोड़ के, कुछ करोड़ के लिए जो घोटाला भी नहीं हुआ है, उसके लिए देश की बड़ी नेताओं को 50-50 घंटे बैठा के बुलाया जाता है। हम
देश में शिक्षा स्वास्थ्य नहीं दे पा रहे हैं दिनेश जी, और हम कहते हैं स्वतंत्र हैं। 75 साल अगर बहुत नहीं होता तो कम भी नहीं होता है, कम भी नहीं होता है। जहां पर 8-8 हजार करोड़ का जहाज लेकर चला जाए तो इस जहाज से क्या सुरक्षा बढ़ जाएगी? हमारे बीच में जो जवान सेना पे सही जो है वो तो डटे हुए हैं, वो कौन कहाँ हट रहे हैं? और हमने ऐसा कौन सा हमने ये जो अरे मजा तो तब आता दिनेश जी, आज हम 14 के बाद, अच्छा आइए बताइए, आजादी ये क्या 47 की है कि 14 के बाद की है? बकौल कंगना रावत या बकौल कई लोगों के, ये आजादी किस दिन के बाद की आजादी है? ये हम कब आजाद होंगे और हम आजाद कब हुए थे? हम मानते स्वतंत्रता की आजादी को शब्दों में वो कर देना, पिरो के एक अलग किस्म की आजादी का रूप दे देना, ये मुझे तो नहीं लगता। लेकिन मैं उन शहीदों के प्रति नतमस्तक हूं जिन्होंने आज हमें ये दिन देखा कि हम बोल पा रहे हैं। अभी कब तक बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, बात की बात है, पता नहीं क्या है, लेकिन हम बोल पा रहे हैं। और दिनेश जी, और मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि देखें कि मटके पर पानी छूने वाले बच्चे कोई हत्या न हो पीट पीट के, और वो भी शिक्षक मारे। शिक्षक की कोई जात नहीं होती है, वो मारे। कोई भूख से आप हत्या न कर ले, अबोध बच्चों के साथ रेलवे पटरी पे लेट के, एक केस है, तो अब क्या कहा जाए? धन्यवाद। आपका दर्द हम सब भारतीयों का दर्द है। दरअसल कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, या मयसर ने एक पूरे शहर के लिए। एक छोटी सी एक शेर है, वो अमिताभ जी भी उसको अप्रूव कर सकते हैं। मेरी उर्दू थोड़ी कमजोर है, वो अच्छे ढंग से बयान कर देते हैं एक्चुअली। सुबह का आज सईद कासिम साहब, इस चक्र को छोटा रखेंगे 2 से 3 मिनट का। पहली खबर पड़ी आर्थिक न्यूज़पेपर में, ऑल एग्जम्पशंस आर गोइंग। ये पढ़ते ही मेरा माथा ठनका, और उसके साथ ही मैंने प्रधानमंत्री जी का खासतौर से जब भाषण सुना तो उसमें सीधा जो 5वां चीज था, आपका कर्तव्य क्या है या त्याग के लिए तैयार रहिए 25 सालों में। यानी कि आप हमसे कह रहे हो कि जितनी इनकम टैक्स की छोटी मोटी आपको एग्जम्पशंस मिलती हैं, चाहे वो सीनियर सिटीजन की हो, या फिर वो हो सकता है कि मकान बनाने की हो, या फिर हो सकता है बच्चियों को शिक्षा देने की हो, छोटी छोटी सहूलियत होती हैं, या फिर प्रोविडेंट फंड वगैरह की एटीसी वगैरह होती हैं। वहां से मुझे लगा कि इस अगले बजट के अंदर ये सारी एग्जम्पशंस जा रही हैं, क्योंकि वो जो आज फ्रंट पेज का चिट्ठा है गुलाबी न्यूज़पेपर का, वो यही कहता है कि ऑल एग्जम्पशंस विल गो, यानी कि कॉमन मैन के पेट पर बड़ी लात मारने की तैयारी है, और कर्तव्य के नाम पर, त्याग के नाम पर, कि अगले 25 सालों में सब कुछ लुटा दीजिए, अपनी रातों की नींद, दिन का चैन लुटा दीजिए, देश को आगे बढ़ाइए। देश है क्या? आप और मैं मिलकर ही तो देश बनते हैं। सईद कासिम साहब। दिनेश भाई, संजय, सुशील भाई और क्या कहते हैं अमिताभ भाई ने इतनी तफसील से चीजों को रख दिया है। परवीन शाकिर एक पाकिस्तान की शायरा हुई। अब देखिए, बड़ा मसला है कि शायर भी पाकिस्तान का अगर है तो उसका शेर पढ़ना भी बड़ी मुसीबत होगी। लेकिन चलिए, पाकिस्तान अब है, वो भारत जब आजाद हुआ था तो वो भी आजाद हो गया था। वो कहती हैं कि वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा, मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी। बस ये 14 के बाद से इतना कमाल का काम चल रहा है कि हम और आप, 1 दर्जन लोग सच कह रहे हैं, वो झूठ माना जा रहा है, लेकिन कोई बीच में आके खूबसूरत से कुछ भी पेश करके चला जाता है। जैसा सुशील भाई ने अभी बताया कि वो हम माहिर हैं इस चीज में कि हम जो चाहते हैं कर लेते हैं। आज 75वें साल पे जो नाम नहीं लिए गए और लिए गए, उस पर बहस की जा रही है। चलिए, आपने जो राजध्वज की बात की सुशील भाई, उसकी जगह पे, राजध्वज की जगह पे ये हो जाता है कि भाई तिरंगा सबसे पहले किसने फहराया? शहनवाज का नाम ले लेते, क्योंकि तिरंगे की बात थी ना। आप कह देते कि भाई पहला तिरंगा शहनवाज ने फहराया, सबकी बात छोड़िए, कैसे कह दें। मसला ये है कि आज बड़ा अजीब सा था, कई जगह मैंने ट्विटर पे देखा, कई सोशल मीडिया पे देखा, मदरसों के बच्चों का जब जुलूस निकल रहा था तो लोग नीचे लिख रहे थे, देखिए मुसलमानों ने भी निकाला। भाई साहब, आपको पता होना चाहिए, आपको बताना चाहिए, इस बात की जानकारी दीजिए कि देवबंद और नदवा से हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, जानों की फांसी पे लटकाए गए। पहला फतवा वहां से आया है देश की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ।
ये अगर आपने बताया होता तो ये सवाल कभी नहीं उठा, क्योंकि वो अपनी विरासत के लिए आज निकले, क्योंकि उनके बुजुर्गों ने इस आजादी को दिलाया था, अपनी जान की बाजियां लगाई थी, खुद को फांसी के फंदे पे लटकवाया था। लेकिन हमने इसे नहीं पढ़ाया। हम तो किसी भी तरह इस कोशिश में लगे हुए हैं कि वीर सावरकर, जिन्होंने खुद अपने को अपनी किताब लिखी और उन्होंने खुद अपने को वीर लिखा, उससे पहले वीर नहीं थे। ये बिल्कुल महाराज से आप हैं इस बात को कहना, लेकिन वीर थे तो चलिए स्वीकार है। लेकिन अब इतनी ज्यादा आप एक जगह पे रुकते रुकते फिर वहां आप पहुंचेंगे, आप बताइए। दो चीजें होनी चाहिए। क्या नित्यानंद की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? पिछले 4 दिन से वो कह रहे हैं नहीं, तिरंगा हमारे लिए नहीं चाहिए, हमको तो भगवा लगाना है, मैं नहीं लगाऊंगा, इस तरह के बयान दे रहे हैं, वीडियो जारी हो रहे हैं उनके। क्या उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? लेकिन वही नित्यानंद अगर अब्दुल गफूर होते हो, गलती से कोई पागल वागल टाइप के होते, अजमेर के जैसा था कोई पागल टाइप का, और पागल होता हो तब भी कह देता तो उसमें एनएसए लग गया होता, उसके बाद यूएपीए लग गया होता। तो ये कहाँ खड़े हैं हम? 75 साल हो गए देश की आजादी को। 75 साल में आपको जो मौका मिला है, आप देखिए, सुशील भाई कह रहे थे, मैं कह रहा हूँ मोरारजी भाई देसाई आपके प्रधानमंत्री थे, आपने बनवाया था, आप उनके साथ थे। देवगौड़ा आपके प्रधानमंत्री थे, चरण सिंह आपके प्रधानमंत्री, वो क्या कहते हैं, वो आपके प्रधानमंत्री थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह आपके प्रधानमंत्री, चरण सिंह, ये सारे आपके प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी आपके प्रधानमंत्री, उनका तो जिक्र कर दो भाई, नहीं कर रहे हो। नेहरू का मत करो, इंदिरा का मत करो, शास्त्री जी का। शास्त्री के पोते आपकी पार्टी में रहेंगे, दामाद आपकी पार्टी में रहेंगे, शास्त्री का नाम आप नहीं लेंगे। इंदिरा गांधी बहुत गलत थी, सोनिया गांधी खराब है, फिरोज गांधी बदतर थे, लेकिन मेनका गांधी, मेनका के साथ फिरोज लगा के गांधी की जाएंगी, मेनका संजय गांधी की जाएंगी, वरुण गांधी किए जाएंगे। अब क्या बात अलग है कि अब वो नाराज चल रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि जो हमारे लिए हमारे कारामद होगा वो आदमी अच्छा है, जो आदमी हमारे काम का नहीं है वो आदमी बुरा है। तो एक तस्वीर बना दी गई है देश के लिए कि जो हम कहेंगे भाई वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा, मैं सच कहूंगा मगर फिर भी हार जाऊंगा। ये जो चीज है, मैं आपको बताऊं सुशील भाई, आज मैं आ रहा था सहारागंज के इधर शाह नजब की दरगाह है, उससे पहले जो एक पराग का बूथ है, ये आपके नेशनल पीजी के आगे पानी बह रहा था। मेरी आदत है कि मैं पानी, पीएम का तो मैंने भाषण में नहीं सुना था, मैं पानी खोल बंद कर देता हूँ। अब मैं बंद करने जा रहा हूँ तो उसकी टोटी जो प्रेशर वाली थी खराब थी, उसको मैंने कहा लाओ ऊपर कर दूं कि पानी टपक रहा है, ऊपर किया तो पूरा निकल गया। अब बताइए नगर निगम किसका? भारतीय जनता पार्टी का। वो रुका, मैं भी भीग गया। खैर मैंने फिर उसको लगाया, पानी बहता रहा, पानी बिकना बहना नहीं रुका। तो ये एक प्रधानमंत्री वहां से अपील करेंगे आप पानी बचाइए, तो क्या यहाँ की मेयर जो है वो पानी बंद करने में निकल जाएंगी? क्या जो हम देख रहे हैं पूरे लखनऊ नगर निगम की सारी टंकियों से पानी बह रहा है, टोटियों से पानी बह रहा है, इसको कौन रोकेगा? उसी तरह से जैसे इवेंट, देखिए ये सरकार इवेंट की है, जैसे आपने एक दिन झाड़ू लगा दिया अब देश की सफाई हो गई, आपने एक दिन टैक्स ले लिया, उसके बाद स्वच्छ भारत टैक्स। इससे पहले भी कांग्रेस की गवर्नमेंट में, अगर हमें आपको याद होगा, तो जो आपका जो कांग्रेस में मिनिस्टर थे उनका क्या नाम था, उन्होंने पूरा प्रारूप ये सफाई का, स्वच्छ भारत का अभियान का, ये वहीं से आया। ये सारे कागज, निर्मल भारत नाम भी बता दूं आपको जी नाम अलग था, नाम अलग था। गंगा के लिए भी इसी तरह गंगा साफ हो गई साहब, 2022 से पहले साफ हो जानी चाहिए। केजरीवाल हर साल साफ करवा देते हैं, आपकी चुनाव में आइएगा मैं नहराऊंगा। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने, और देश को संभालना हमको है। 30 सेकंड में कर दूं दिनेश भाई, प्रधानमंत्री का काम क्या है? महंगे से महंगे जहाज में चलना, महंगी गाड़ी में चलना, बहुत बड़ा सा सेंट्रल विस्टा बनवाना, उसके अंदर रहना, कपड़े बदलना, सुरक्षा लेके चलना, अपनी मर्जी से कभी अडानी को, अंबानी को, जिसको चाहे 30 40 50 क्या कहते हैं जवान ब्लैक कार्ड दे देना, ये प्रधानमंत्री का काम है। पेंशन आप लेते रहिए। मैं कहता हूं फिर भी अरविंद केजरीवाल की पंजाब में उसने पेंशन खत्म कर दी, आप भी खत्म कर दीजिए। एक एमपी, एक एमएलए, एक विधायक, एक बार चार पेंशन एक आदमी ले रहा है, 5 पेंशन एक आदमी ले रहा है। आप अभी जैसे कि आप कह रहे थे बाकी पेंशन बंद होगी, बाकी टैक्स बंद होंगे, बाकी चीजें बंद होंगी। क्या हो रहा है देश के साथ और क्या होगा? तो मुझे लगता है कि मैं अपने बात एक ऐसी अंधेरी गली के मोड़ के दहाने पे आपको छोड़ के जाऊंगा कि आप निकल नहीं पाएंगे। ये एक प्लानिंग है, ये एक तरीका सोचा गया है, यही मुझे नजर आता है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि जिस आदमी के दिल में देश के प्रति समर्पण का भाव होगा, वो 75वें वर्ष में कम से कम देश की आजादी के जो उसने पढ़ा होगा, आजादी पढ़ी होगी, कम से कम उससे तो हम ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते जैसी उम्मीद जैसा आज हमें आपको दिखाई दे रहा है दिनेश भाई। जी। अमिताभ जी, अब मैं आपके पास आता हूं, 2 से 3 मिनट में छोटी छोटी बात खत्म करेंगे। सवाल कोई ना करे, मैं सवालों के जवाब नहीं दे सकता हूं। और अब तो मैंने 2047 का एक नया शगुफा छेड़ दिया है। तो विकसित देश, अब हम डेवलप्ड नेशन होंगे 25 साल के बाद।
कोई रोड मैप नहीं, रूपरेखा नहीं, कोई प्लान नहीं, क्योंकि प्लान अब सारे बैकफायर हो गए। लगातार 3 साल से पिछले एक ही स्कीम को 6 लाख करोड़ की पाइपलाइन के अलग-अलग नाम से वो घोषणा कर रहे थे, फ्लॉप होती रही, बात बनी नहीं। अब 25 साल तक सवाल कोई नहीं कर सकता है। यानी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं चाहेंगे कि अब कोई उनसे सवाल इनडायरेक्टली भी करने की कोशिश करे कि अब सवाल करना होगा तो 25 साल बाद कीजिएगा, उससे पहले सवाल मत कीजिएगा। ये कैसी व्यवस्था है जहां लोकशाही के अंदर हम सवाल भी नहीं कर सकते, हम पूछ भी नहीं सकते। ये कैसी व्यवस्था है अमिताभ जी? दिनेश जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। मतलब सवाल, चूँकि अब सवाल पर ही सवाल है, और ये बात बिल्कुल सही है कि 8 साल हो गए मोदी जी को शासन में आए हुए, और 8 साल में हम में से किसी ने भी एक भी, जिसको हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं प्रधानमंत्री की, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एक औपचारिकता होती थी, इससे पहले हम सभी लोग, जो कि मतलब हम लोगों ने पत्रकार के तौर पर जो अपना अनुभव है हमारा, वो हमने देखा है। और चाहे कुछ भी हो, वो मनमोहन सिंह को हम लोग मौन मोहन सिंह कहें या जो भी उनका मजाक उड़ाएं, लेकिन ये बात तो थी कि उन्होंने प्रेस के कड़े से कड़े सवालों का सामना किया। आप उनको चाहे जो भी कह लीजिए, मगर मोदी साहब ने कुछ ऐसी परंपरा डाल दी है कि मीडिया जो है वो भी सारे सवाल विपक्ष से ही करता है। विपक्ष से करता है, वो फिल्मकारों से करता है, लेखकों से करता है, उनको अवार्ड वापसी गैंग कहता है ना? तो ये जो है, ये हमने एक पिछले 8 साल में ये भी हमने एक कल्चर देखा है कि ये सवालों का सिलसिला जो है वो उसकी दिशा बदल गई है। तो ये बहुत अफ़सोस की बात है, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो ये बिल्कुल माना ही जाता है कि आप पत्रकार का या मीडिया का काम है, लोकतंत्र का चौथा खंभा उसको इसीलिए कहा जाता था कि वो जो है वो एक स्थायी विपक्ष का काम करता है, और स्थायी विपक्ष के तौर पर वो जो भी सत्ता में है, जहाँ भी सत्ता में है, वो उससे प्रश्न करता है। अगर दिल्ली में केजरीवाल सत्ता में है तो केजरीवाल से भी सवाल पूछे जाने चाहिए, पश्चिम बंगाल में ममता है तो ममता से सवाल पूछे जाने चाहिए, और केंद्र में मोदी जी हैं तो मोदी जी से सवाल पूछे जाने चाहिए, और उनको उनके जवाब देने चाहिए। तो ये तो एक बात है जो कि नहीं हुई है। आज जो मोदी साहब ने कुछ और बातें कही, जैसे जो हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं, अभी कासिम साहब ने बहुत बढ़िया मतलब बात कही परवीन शाकिर वाली। क्या है कि वो जो वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा, तो वो पूरे के असल में दिक्कत क्या हुई है पिछले 8 सालों में कि हमने वो जो नैरेटिव है, उस नैरेटिव को एक्सेप्टेबिलिटी मिल रही है, उसको लोग बाई कर रहे हैं, और मीडिया चूंकि उसको इस तरीके से पेश करता है, मीडिया का काम था कि सच को सच दिखाए, निरक्षीर विवेक करे, है ना? वो उसका पूरा उसने काम खत्म कर दिया। आज उन्होंने कहा कि साहब विविधता जो है उसकी रक्षा होनी चाहिए। तो अब आप सोचिए कि जो विविधता भारत की शक्ति है उसकी रक्षा होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं, तो विविधता को नष्ट कौन कर रहा है? कौन ये कहता है कि साहब सब जगह एक ही जैसा काम होना चाहिए, आप सबको एक ही जैसा कपड़ा पहनाएंगे, आप सबको एक ही जैसा खाना खिलाएंगे, आप सबसे ये कहेंगे कि हाँ साहब एक ही तरह से आप व्यवहार कीजिए, तो विविधता को तो हम ही नष्ट कर रहे हैं ना। यानी आप जो राजनीति कर रहे हैं उस राजनीति में वो विविधता नष्ट हो रही है। तो कम से कम उस राजनीति को इतना ईमानदार होना चाहिए कि वो ये कहे कि हाँ भाई ये अगर कोशिशें हो रही हैं तो ये गलत हैं, इनको नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए कि मोहन भागवत कहते हैं साहब अखंड भारत की बात, फिर उन्होंने नए सिरे से अखंड भारत की बात की है, और एक तरफ आप जो है वो यहाँ मुसलमानों को लेकर के आप हल्ला बोले हुए हैं। तो अखंड भारत में जो आपसे भारत के अभी जो वर्तमान मुसलमान आबादी है, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अखंड भारत आप कर लेंगे, मान लीजिए बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहां का मुसलमान भी अगर यहाँ आ गया आपके अखंड भारत की कल्पना में, तो उसके साथ आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे आप उसको एसिमिलेट करेंगे अपनी आबादी में? सब कहीं कुछ नहीं है। इसलिए मैंने बात शुरू में कही थी कि ये एक बढ़िया बचने का दरिद्रता वाली बात है कि आप बोलने को कुछ भी बोल दीजिए, तालियां पिट जाती हैं, मीडिया में उस पर बहसें हो जाती हैं, उसको कोई काउंटर नहीं करता कि भाई आपने ये ऐसा क्यों किया। आज उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात भी कही और सर्वे संतु निरामया वाली बात कही। अभी जो बात दुबे जी ने भी कही, सुशील भाई ने और कासिम साहब ने भी कही कि भाई आपने जो हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, आपने उसको इस तरह से डैमेज कर दिया है। आप बताइए ना भाई, रिसर्च के लिए सारी जो ग्रांट वांट मिलती थी वो सब खत्म हो गई है। कितना कुछ इसमें इस सरकार में हुआ है, यूजीसी का क्या रोल कर दिया है आपने, और आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, आप सर्वे संतु निरामया की बात कर रहे हैं। एक चीज जोड़ देता हूं यहाँ अमिताभ जी, अभी जय अनुसंधान भी ऐड हो गया उसके अंदर। अटल जी ने जय विज्ञान किया था, जी जी और जी, अभी पिछले महीने ऑर्डर आया कि जो हमारे वैज्ञानिक एफआरआई में काम करते हैं देहरादून में, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में, उनके ऊपर उनके
पेपर्स को पब्लिश करने पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। वो पेपर दिल्ली भेजे जाएंगे, दिल्ली में बैठा हुआ एक बाबू, एक क्लर्क वेट करेगा कि आपका ये जो पेपर है रिसर्च का, ये पब्लिश करने लायक है या नहीं है। ये जय अनुसंधान है रियल टाइम के अंदर। जी, अपनी बात जल्दी पूरी तो करेंगे। अब आप कल्पना कर लीजिए, आपने जो सूचना दी है, तो अगर जय अनुसंधान आप कर रहे हैं और जय जो अनुसंधान का हर्ष ये होने वाला है कि मंत्रालय में बैठा हुआ कोई अधिकारी या कोई भी मतलब हो, वो उसकी मतलब जांच पड़ताल करे, तो कैसी हम अनुसंधान की बातें कर रहे हैं। और किस तरह की आपका जो हेल्थ सिस्टम है, सुशील जी ने उसको बहुत बढ़िया ढंग से बताया। भाई, हमने कोरोना काल में देखा कि सारे जो सरकारी अस्पताल व्यवस्थाएं थी, चिकित्सा व्यवस्था किस तरह से चरमराई हुई है, चाहे वो दिल्ली का मामला हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का मामला हो, तमाम राज्यों में हमने देखा। और वैसे भी हम देख रहे हैं, और मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सिर्फ मोदी जी के राज में हुआ है। मतलब जो सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली है, उसका हर्ष जो है वो पिछले 75 सालों में लगातार उसमें बहुत सारी कमी आई हैं, और उसके लिए तमाम सरकारें दोषी हैं। लेकिन मोदी जी ने तो बहुत सारे बड़े बड़े वादे किए थे, इसलिए वो बात आती है। और आज भी उन्होंने दोनों बातें कही। एक उन्होंने और आज संस्कृत का एक बात कही, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति। तो अब ये जो एक ही सत्य है जिसको लोग बार बार, तो आप ये सोचिए कि जब एक सत्य है तो आप उसको अलग अलग तरीके से क्यों व्याख्यायित करते हैं। आप उस पर जो है आप ये क्यों नहीं कहते कि हाँ भाई, विपक्ष वाले भी जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। आपने कुल मिलाकर के आज भ्रष्टाचार की बात कह दी, परिवारवाद की बात कह दी। सबको मालूम है कि आप किस पर निशाना साध रहे हैं, सबको मालूम है कि आप ये क्या करना चाहते हैं। और आपने जो 2024 वाली बात कही थी वो उसी तरफ जा रहा है मामला। तो कुल मिलाकर के दिनेश जी, जो हम लोग आज भाषणों पर चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के, उसमें क्या है कि जनता को करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ कहा है। और मैं मानता हूं कि जनता को करना ही चाहिए, ये बात सही है। कोई भी सरकार हो, मतलब कांग्रेस की हो या मतलब कोई भी सबसे अच्छी से अच्छी पार्टी आ जाए, केवल वो पार्टी या उस पार्टी का नेता इस देश को नहीं सुधार सकता, किसी भी देश को नहीं सुधार सकता। जनता का फर्ज है कि वो अपने देश से प्यार करती है। अगर वो सिर्फ वो केवल पॉप पेट्रियोटिज्म नहीं है, तो वो अपने मुल्क के लिए जो भी उसको करना चाहिए वो करे, सारी चीजें करे, अच्छी बातें करे। लेकिन जो नीति नियंता है, जो नीति नियामक है, जो नीति बनाने वाले लोग हैं, वो कैसी नीतियां बना रहे हैं और कैसा समाज, किस तरह की सामाजिक दशा दे रहे हैं, उसको उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और ऐसे मामले में जो आज उन्होंने कहा, उसमें मुझे कुछ ऐसा नहीं नजर आता कि जिससे कुछ बहुत दिशा मिलती हो, सिवाय इसके कि हाँ कुछ हेडलाइन बन गए कि हाँ साहब उन्होंने 5 प्रण कहे। जी, एक मैं आखिरी टिप्पणी के लिए सुशील जी आपके पास आता हूं। आज उन्होंने फिर से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, संघीयवाद की बात की, लेकिन जिस ढंग से भाजपा सरकारें तोड़ती है और उस फेडरलिज्म की धज्जियां उड़ाती है, और जब उसके फेवर में बात लाल किले की प्राचीर से कही जाती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई परिहास की बात हो। जो करना है, जो प्रीचिंग है और जो प्रैक्टिसिंग है, दोनों में विरोधाभास है। सुशील जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। वो तो देश के टॉप 5 सीनियर लीडर नीतीश जी अगर अवेयर ना होते दिनेश जी, तो काम तो लगे गया था, इसका तो हो ही गया था। वो तो उनको समझ में आ गई बात, सूचना तक पहुंच गई। देखिए उन्होंने 1 मिनट में सब चीजें कर ली। तो मोदी जी अजय थोड़ी हैं, सिस्टम किसके हाथ में किस तरीके से। दूसरी बात, मैं आपको बताऊं दिनेश जी कि डेमोक्रेसी में डेमो का बड़ा महत्व होता है। लालू यादव डेमो के मामले में अद्वितीय लाजवाब थे। आज वो होते अगर फुल फॉर्म पे, तो देखिए कैसे कैसे, क्योंकि सामने कुछ है ही नहीं। और मोदी जी डेमो के मामले में लाजवाब नहीं है, अद्वितीय भी हैं, अद्भुत भी हैं। तो जब एक ही आदमी डेमो के मामले में, डेमोक्रेसी में डेमो के मामले में एक आदमी अकेला पूरे 100 करोड़ में खड़ा हुआ है, तो कोई मतलब ही नहीं। कल मैं देख रहा था किसी अखबार में दिनेश जी, भारतीय अनुसंधान परिषद का विज्ञापन था फुल पेज का, हाफ पेज का। उसमें नेहरू जी की कई फोटो हैं, नेहरू जी की फोटो नहीं है। अभी कई नाम लिए, लालू जी का, चरण सिंह जी का, सबने। तो अरे भाई, आप अपने प्रधानमंत्री की भी तो फोटो लगा दो। नेहरू जी से क्या इतनी दिक्कत हो रही है। अब आप आइए दिनेश जी, मैंने आपकी पहली बार भुगतान किया है किसी कारण से। अगस्त में, जुलाई में आटा था 27 रुपए किलो, खुला आटा 32 रुपए किलो आया। आपकी मैं तो करीब 15 किलो खपत है मेरे घर की, 35 रुपए आया पर किलो। 27, 28, 29, 31, 32, 35, 5-6 रुपए बढ़ा तो 1 रुपए मैं रियाया दुकानदार से, तो उसने फिर हमें मुंबई में आज का रेट मैंने भी आज खरीदा, 55 रुपए किलो आया आटा सर। अब बताइए, अब आप सोचिए, कल मेरे यहाँ वॉशिंग मशीन आई है, मैं बता रहा हूँ आपको, 1600 रुपए, खाली 7,000 की वॉशिंग मशीन है, 1600 रुपए जीएसटी पड़ी है, 1600 रुपया। अब हम अब अच्छा, आप कुछ कह नहीं सकते, कुछ सुन नहीं सकते, देना है तो देना है, आदेश हो गया।
हम गाड़ी का वन टाइम रोड टैक्स देते हैं दिनेश जी, उसके बाद मनमाना टोल टैक्स हमसे वसूला जाता है, कहीं प्यार से, कहीं गुंडई से, ज्यादातर जगह गुंडई से बाउंसर रख के। और अगर कहीं आपका सेंसर काम नहीं किया, उनका सेंसर, तो आपको भुगतना है। सेंसर उनका काम नहीं कर रहा है, अगर आप लाइन में आ गए जनरल लाइन में, तो डबल देना है। कहीं कुछ आप सोच नहीं सकते हो, कोई क्वेश्चन। और दूसरी बात दिनेश जी, एक बात और आपसे कहूंगा, टाटा बिरला भी होते थे बड़े देशभक्त, बड़े भारी देश के उन लोगों ने तो टाटा और बिरला का तो भगवान के बराबर हम लोग पूछते थे। जिडाई टाटा आज भी है, देखिए दिखते हैं। आजकल जो सौदे होते हैं, ये मैं बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपके पे उठा रहा हूं, तब भी बड़े बड़े स्कैम होते थे, बड़े बड़े सौदे होते थे, लेकिन टाटा बिरला का नाम नहीं आता था। उनका नाम आता था कि समाज में उन्होंने ये बिजनेस किया, इतना अच्छा बढ़ा दिया। आज हर सौदे में अडानी अंबानी का नाम, 80% अडानी का नाम और बाकी अंबानी का नाम क्यों आता है? ये धुआं कहाँ छोड़ता है? कुछ तो है, कोयला वाला खेल हुआ तो अडानी, डंडे वाला कपड़े वाला खेल हुआ तो अडानी, फला वाला वो खान उठी तो अडानी, बालू की उठी तो आखिर ये कहां से हो रहा है और कैसे एक शख्स एकदम कुबेर बना जा रहा? कहीं ना कहीं तो कुछ चीजें हैं जो देश भी समझ रहा है, लेकिन देश के सामने एक इतना बड़ा कद का आदमी प्रधानमंत्री है जो जो जिन्होंने पूरे देश को एक अजीब सा सम्मोहन है ये। और ये जो सम्मोहन है, जब टूटे, अभी तो नहीं टूटेगा, जब टूटेगा ये सम्मोहन, बिल्कुल तब देश बहुत। अब मेरा भी समय समाप्त हो रहा है। दर्शक मित्रों, ये थी एक सार्थक चर्चा, खासतौर से आज प्रधानमंत्री जी के भाषण के ऊपर, जहां पर विभिन्न किस्म के विचार व्यक्त किए गए। मैं एक बार फिर से कहूंगा कि भारत की शक्ति वी द पीपल है, इसको बनाए रखना है किसी भी कीमत पर। भारत के नागरिक अपनी शक्ति को समझें, उसका उपयोग करें और उसका उपयोग सोच समझ कर करें, क्योंकि इसी में आपका भविष्य छुपा है, भविष्य की संभावनाएं भी छुपी हुई हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आप सबका अभिनंदन करूंगा और आप सबको बधाई दूंगा भारत के 75 वर्ष कंप्लीट होने पर। भारत आगे बढ़े, समृद्धि के साथ, प्रगति के साथ, आप सबका स्वास्थ्य अच्छा हो, यही हमारी भी कामना है, हमारे चैनल की ओर से कामना है। आप 4 PM और न्यूज टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए, यही हमारा आपसे निवेदन है। जय हिंद।